हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। टैक्स जो आपके क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस पे लगता है वो दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लगता है। पहला कॉन्सेप्ट है रेसिडेंस बेस्ड टैक्स एंड सेकंड कॉन्सेप्ट होता है सोर्स बेस्ड टैक्स। रेसिडेंस बेस्ड टैक्स में क्या होता है, जिस कंट्री में आप रेसिडेंट बन जाते हो वहाँ की गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। और सोर्स बेस्ड कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है, जिस कंट्री में आपने किसी इनकम को अर्न किया तो वो कंट्री आपसे टैक्स लेती है। दिस कॉन्सेप्ट, ए कंट्री इज चार्ज टैक्स ऑन सर्टेन इनकम इफ सच इनकम इज अराइज विद इन इट्स जुरिडिक्शन। अगर आपने उस कंट्री की जुरिडिक्शन में जाके कोई इनकम को अर्न किया है तो वो कंट्री आपसे टैक्स वसूलती है। सोर्स बेस्ड कॉन्सेप्ट के अंदर रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन के अंदर क्या होता है, अगर आप किसी कंट्री के रेसिडेंट बन जाते हो तो वो कंट्री आपसे टैक्स लेती है। सेकंड में हम इस चैप्टर में देखते हैं एनआर टैक्सेशन में रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों निकालना होता है और सबसे इंपॉर्टेंस क्या है इस कॉन्सेप्ट की इनकम टैक्स में। जब भी आप किसी एसएससी का टैक्स कंप्यूट करने जाते हो, टैक्स निकालने जाते हो, टैक्स लाइबिलिटी निकालते हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। क्योंकि इनकम टैक्स में नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट के लिए टैक्स की रेट जो है अलग अलग है और इनके कॉन्सेप्ट भी अलग अलग है। टैक्स के ट्रीटमेंट बहुत सारी आइटम्स के रेसिडेंट के लिए डिफरेंट है और नॉन रेसिडेंट के लिए डिफरेंट है। तो इसलिए हमें टैक्स कंप्यूट करने से पहले किसी भी एसएससी का हमें रेसिडेंशियल स्टेटस पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टैक्स की रेट इंडियन कंपनीज के लिए 30% एंड 25% एंड 22% है, जबकि फॉरेन कंपनी के लिए 40% है। तो और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, बर्डन ऑफ टैक्स इज डिपेंडिंग अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस। इसलिए भी हमें रेसिडेंशियल स्टेटस को निकाला जाता है। तो टैक्स पेयर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे हम 3 कैटेगरी में कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल और एचयूएफ हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनको हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, 2 तरह के रेसिडेंट हो गए, ठीक है। और थर्ड आ गया नॉन रेसिडेंट। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे। रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जिसको हम आर एंड ओ आर बोलते हैं, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जिसको हम आर एंड एन ओ आर बोलते हैं, और थर्ड में नॉन रेसिडेंट जिसको हम एन आर बोलते हैं। लेकिन अदर जो टैक्स पेयर्स हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ के उनको क्लासीफाई किया जा सकता है 2 कैटेगरी में सिर्फ, या तो वो रेसिडेंट बनेंगे या फिर नॉन रेसिडेंट बनेंगे, या तो वो आर बनेंगे या फिर एन आर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है, हम डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद हम इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 बताता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। ए इंडिविजुअल शैल बी कंसिडर्ड एज ए रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही सैटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशन। नीचे 2 कंडीशन दी गई हैं, उन दोनों कंडीशन में से भी कोई भी एक कंडीशन अगर कोई इंडिविजुअल सेटिस्फाई कर देता है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। पहली कंडीशन बोलती है स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर को मैं आप उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो, उस फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका स्टे 182 दिन या उससे ज़्यादा है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है, अगर उसका स्टे उस फाइनेंशियल ईयर में तो 60 दिन है, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर में 60 दिन या उससे ज़्यादा है, प्लस में पिछले 4 प्रीवियस ईयर में, जिस साल में आप उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो उसके पीछे के 4 प्रीवियस ईयर में उसका स्टे अगर इंडिया में जो आता है 365 दिन या उससे ज़्यादा आता है तो भी वो रेसिडेंट बन जाएगा इंडिया का। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक अगर इन दोनों कंडीशन में से दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। इफ एन इंडिविजुअल फेल टू सेटिस्फाई बोथ कंडीशन, सॉरी यहाँ पे बोथ आएगा, ठीक है, बोथ ऑफ 2 कंडीशन ही शैल बी कंसिडर्ड एज ए नॉन रेसिडेंट। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ने क्या बोला, एक इंडिविजुअल को हम रेसिडेंट मान लेंगे किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर वो दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, या तो वो इंडिया में उस फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन या उससे ज़्यादा का स्टे करता है, और दूसरा या तो वो उस फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज़्यादा तो नहीं था लेकिन 60 दिन या उससे ज़्यादा का स्टे कर लेता है, और साथ ही साथ में पीछे के 4 प्रीवियस ईयर में मिलाकर उसका जो स्टे आता है वो 365 दिन या उससे ज़्यादा आता है तो भी उसको रेसिडेंट मान लेंगे। तो क्या हमें ऐसा इन दोनों कंडीशन को साथ में पढ़ के आपको ऐसा जाए, अगर किसी पर्सन का स्टे 69 डेज है इंडिया में तो आपको ना पहली कंडीशन चेक करनी है ना दूसरी कंडीशन चेक करनी है, सॉरी 59 है, 59 डेज का स्टे तो वो सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, क्योंकि ना पहली कंडीशन में फॉल करेगा ना दूसरी कंडीशन में फॉल करेगा। अब कुछ एक्सेप्शन है, ऊपर वाली जो 2 कंडीशन पढ़ी हमने 182 दिन और 365 दिन प्लस 60 डेज वाली कंडीशंस की 2 एक्सेप्शन है, जिसमें आपको कंडीशन नंबर 1 चेक करनी है, सिर्फ 182 दिन वाली 60 डेज वाली कंडीशन को इग्नोर करना है। इसके 2 एक्सेप्शन है। सबसे पहला एक्सेप्शन है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़कर जा रहा है करंट ईयर में, जिसने इंडिया को छोड़ दिया है करंट प्रीवियस ईयर में, एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, अगर वो इंडियन शिप के क्रू मेंबर एज ए क्रू मेंबर जा रहा है इंडियन शिप के लिए, या फिर उसने इंडिया को क्यों छोड़ दिया, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसकी बाहर सपोज करो उसकी यूएसए में जॉब लग गई, मिस्टर राम था,
आज से पहले कभी आउट ऑफ इंडिया नहीं गया था, हमेशा ये रेसिडेंट ही था। इंडिया में ये इसने जन्म लिया और ये इंडिया से बाहर कभी नहीं गया था, पहली बार इंडिया से बाहर जा रहा है। तो जिस प्रीवियस ईयर में ये जाएगा ना, तो उस प्रीवियस ईयर में इसके 60 डेज वाली कंडीशंस को आपको इग्नोर करना है, सेकंड वाली कंडीशन को इग्नोर करना है। सिर्फ 182 दिन या उससे ज़्यादा स्टे कर लेता है तो रेसिडेंट बनेगा, अदरवाइज ये नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 120 दिन का स्टे करता है इंडिया में और उसके बाद उसकी जॉब लग जाती है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो ये नॉन रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, अब दूसरी एक्सेप्शन क्या है, लेकिन ये जो पहली एक्सेप्शन थी वो इंडियन सिटीजन के लिए थी सिर्फ, और दूसरी जो एक्सेप्शन है उसमें इंडियन सिटीजन साथ ही साथ में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है अगर कोई पर्सन है या तो वो खुद या तो उसके पेरेंट या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट ने बर्थ लिया है, उनका बर्थ कहाँ पे हुआ है, अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है। इंडिया का बंटवारा होने से पहले वो इंडिया में जन्मे थे, तो उनको उन पर्सन्स को बोला जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं। तो ऐसे इंडियन सिटीजन और ऐसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के बाहर है, वो इंडिया विजिट करते हैं ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, तो उनके केस में भी आपको 60 डेज वाली कंडीशन को इग्नोर करना है। सिर्फ चेक करना है क्या वो इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा थे, अगर उससे ज़्यादा थे तो उनको रेसिडेंट बनाना है, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन इस केस में आपको एक चीज़ देंगे, इसके एक एक्सेप्शन है। हाउएवर इफ टोटल इंडियन इनकम ऑफ सच पर्सन एक्सीड ₹15 लाख इन द करंट प्रीवियस ईयर एंड ही विल बी रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाई कंडीशन नंबर 1, और कंडीशन नंबर 2 आपको चेक करनी है एज इट इज, एक्सेप्ट वहाँ पे जो हम 60 डेज देख रहे थे, यहाँ पे उसकी जगह पे आपको 120 दिन देखने हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? अगर कोई इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं और विदेश में ही खाते कमाते हैं, लेकिन वो कभी कभी इंडिया में अपनी फैमिली से मिलने आते हैं, तो उनके केस में आपको 182 डेज वाली कंडीशन चेक करनी है। लेकिन कुछ ऐसे इंडियन सिटीजन भी है जो बाहर विदेश से इंडिया आते हैं और यहाँ से मोटा पैसा कमा के ले जाते हैं, और फिर भी वो बोलते हैं हमें रेसिडेंट मत बनाओ, हमें नॉन रेसिडेंट बनाओ, तो उनके लिए ये वाली कंडीशंस है। जैसे सपोज करो जैकलीन श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका की रेसिडेंट है और वहीं की सिटीजन है, लेकिन वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसके जो पेरेंट है या फिर ग्रैंड पेरेंट है उन्होंने जो बर्थ लिया था वो अनडिवाइडेड इंडिया में लिया था। अब जैकलीन क्या करती है, हर साल 160 डेज के लिए इंडिया आती है और एक मूवी करती है, वो यहाँ से 60 करोड़ रुपीज़ हर साल कमा के ले जाती है अपने श्रीलंका में, और लेकिन वो इस कंडीशन की वजह से क्या नॉन रेजिडेंट बन जाती है, रेजिडेंट नहीं बन पाती। तो इसलिए उसके केस में ये वाली कंडीशन देखनी पड़ेगी आपको, जिसमें बोला है अगर किसी पर्सन या तो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर उसकी टोटल जो इंडियन इनकम है, जो इंडिया से वो टोटल इनकम कमाता है वो 15 लाख से ज़्यादा है करंट प्रीवियस ईयर में, तो आपको उसको रेसिडेंट बनाना है। उसको रेसिडेंट बनाना है, कब बनाना है? कंडीशन नंबर 1 तो एज इट इज चेक करनी है आपको 182 दिन वाली और उससे ज़्यादा वाली। उसके साथ साथ कंडीशन नंबर 2 जो हम चेक करते थे कि उसका पास्ट के 4 प्रीवियस ईयर में जो स्टे था 365 डेज या उससे ज़्यादा था, प्लस में जो उसका करंट ईयर में स्टे है वो 60 डेज नहीं काउंट करना, उसके केस में 120 दिन काउंट करना है। अगर 120 दिन से ज़्यादा स्टे करती है तो वो रेसिडेंट बन जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने दो कंडीशन, सेक्शन 6 में 2 कंडीशंस पढ़ी कि अगर कोई भी इंडिविजुअल 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। पहली कंडीशन थी 182 दिन या उससे ज़्यादा उस फाइनेंशियल ईयर में वो रह लेता है। फाइनेंशियल ईयर मतलब उस प्रीवियस ईयर में रह लेता है जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं। सेकंड कंडीशन थी, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन है, और लिखा है यहाँ पे, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर उसका स्टे प्रीवियस ईयर में, करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज़्यादा है, प्लस में जो करंट प्रीवियस ईयर है उससे पीछे के जो 4 प्रीवियस ईयर है उसका स्टे उन प्रीवियस ईयर में 365 डेज या उससे ज़्यादा है, तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। अगर कोई भी इंडिविजुअल इन दोनों कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करता तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन पढ़े हमने, जिसमें आपको कंडीशन नंबर 1 ही देखनी है, सिर्फ कंडीशन नंबर 2 को इग्नोर करना है। कंडीशन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1 में क्या पढ़ा हमने? कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, ठीक है, और या फिर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो उसके केस में आपको कंडीशन नंबर 1 चेक करनी है सिर्फ। देन हमने सेकंड एक्सेप्शन पढ़ी कि कोई भी इंडियन सिटीजन के साथ में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर वो आउटसाइड इंडिया रहते हैं और इंडिया विजिट करते हैं प्रीवियस ईयर में, तो उनके केस में भी आपको 182 दिन या उससे ज़्यादा वाली कंडीशन चेक करनी है। लेकिन अगर वो पर्सन्स की जो टोटल इंडियन इनकम है, जो वो इंडिया से पैसा कमा के ले जाते हैं, वो 15 लाख से ज़्यादा है, तो आपको उनको रेसिडेंट बनाना है। अगर वो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई करते हैं तो वैसे ही बनी जाएंगे। लेकिन अगर कंडीशन नंबर 2 में एक मॉडिफिकेशन के साथ 60 डेज की जगह 120 दिन स्टे कर लेते हैं इंडिया में, तो वो रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। अब तक हमने इंडिविजुअल का रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कैसे बनेगा वो देख लिया। उसके बाद सेक्शन 6(1)(a) डीम्ड रेसिडेंट की बात करता है। ये सेक्शन बोलता है अगर कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीजन है, ठीक है, सिर्फ सिटीजन की बात हो रही है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं कवर है यहाँ पर,
कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जो सिटीजन है इंडिया का और उसकी टोटल इनकम जो इंडिया की है, जो इंडिया से जो उसने इनकम अर्न करी है वो 15 लाख से ज़्यादा है, ये शैल बी डीम्ड रेसिडेंट। उसको हम क्या करेंगे, डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे अगर वो किसी और कंट्री में लायबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए बाय रीजन ऑफ ईज डोमिसाइल और रेसिडेंस। डीम्ड रेसिडेंट कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी टोटल इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है लेकिन वो किसी और कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है फॉर द रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेसिडेंट, तो हम उसको इंडिया का डीम्ड रेसिडेंट बना देंगे। लेकिन वो डीम्ड रेसिडेंट बनेगा तो सही कौन सा वाला रेसिडेंट बनेगा, हमेशा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस के रिगार्डिंग में हम कुछ नोट्स देखते हैं इंपॉर्टेंट। इफ एनी इंडिविजुअल नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द टू कंडीशन, अगर कोई भी दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। उसके बाद नोट नंबर 2, वाई कंप्यूट स्टे इन इंडिया, जब आप किसी इंडिविजुअल का स्टे इंडिया में कैलकुलेट करोगे तो जिस दिन वो इंडिया में आया और जिस दिन वो इंडिया से गया उन दोनों डेज को आपको इंडिया में काउंट करना है। नोट नंबर 3, स्टे इन इंडिया जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो उसने टेरिटोरियल वाटर में जो स्टे किया उसको भी इंडिया में काउंट करना है। टेरिटोरियल वाटर मतलब ये इंडिया है, ये इंडिया है और ये इसको जो बोलते हैं बेस लाइन होती है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है उसको हम टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया बोलते हैं। अगर कोई पर्सन यहाँ से इंडिया में स्टे किया उसने 180 दिन और यहाँ पे 5 दिन का स्टे कर लिया उसने टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में, तो क्या वो रेसिडेंट बन जाएगा? हाँ, क्योंकि 180 + 5 डेज लेंगे हम और ये 185 डे उसका स्टे आ जाएगा। 185 दिन उसने इंडिया में स्टे किया तो आपको स्टे में इसको भी काउंट करना है। अब जरूरी नहीं है कि आपका इंडिया में जो स्टे है वो कॉन्टीन्यूस हो या एक्टिव हो, ठीक है। अब अगर कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, अगर कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट बन गया तो आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा कि वो रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बना है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बना है। तो सबसे पहले चेक करना होता है कि इंडिविजुअल रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर वो रेसिडेंट है तो फिर आपको दोबारा चेक करना है कि वो R&OR बना है या फिर वो R&NOR बना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है बट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो उसके लिए आपको 2 कंडीशंस और चेक करनी पड़ेंगी। दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ। हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था कि इंडिविजुअल और एचयूएफ को हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। तो बाकी जो टैक्स पेयर्स हैं उनको तो सिर्फ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट ही बनेंगे, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में आपको ये वाली 2 चीज़ें एक्स्ट्रा में चेक करनी पड़ेगी। इट मीन्स ऑल अदर पर्सन्स कैन बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अब हम चेक करेंगे कि कोई पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो यहाँ पर बोला गया एक इंडिविजुअल या एचयूएफ को नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लेंगे अगर वो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। आप इसको 2 पढ़ना, ठीक है, ये 3 नहीं है, यहाँ पर 2 है क्योंकि ये 2 कंडीशन की बात हो रही है। यहाँ पर तीसरी वाली को इग्नोर करना है। ही वाज नॉन रेसिडेंट इन एनी 9 आउट ऑफ पास्ट 10 प्रीवियस ईयर। वो पीछे के 10 साल में से 9 साल में अगर नॉन रेसिडेंट था तो हम उसको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने, क्योंकि वो पीछे के 9 साल में तो नॉन रेसिडेंट ही है, तो ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है। उसके बाद सेकंड कंडीशन है अगर उसका स्टे इंडिया में पास्ट 7 प्रीवियस ईयर में कितना है, लेस देन 730 डेज। 730 डेज का कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमने ऊपर जो 2 कंडीशन पढ़ी थी 182 दिन वाली और 60 डेज वाली, उसमें जो 365 दिन थे ना उसका जस्ट 2x है 360 डेज, 365 डेज इंटू 2 तो आपका 730 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको याद रखने का ये तरीका है। अगर कोई भी पर्सन ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा, जिसमें पहली कंडीशन है कि अगर वो पिछले 10 प्रीवियस ईयर में से किसी भी 9 प्रीवियस ईयर में नॉन रेसिडेंट था, मतलब 10 साल तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखो और 10 में से 9 बार वो नॉन रेसिडेंट बना है तो वो नॉट ऑर्डिनरी होगा। उसके बाद उसका स्टे देखो लास्ट के 7 प्रीवियस ईयर में, जिस ईयर में आप उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो उससे पहले वाले 7 प्रीवियस ईयर में उसका स्टे देखो, जब वो स्टे 730 दिन से कमाता है तो वो नॉट ऑर्डिनरी बनेगा, ठीक है। अब ये ऊपर हमने पढ़ा था कि ऑलवेज डीम्ड रेसिडेंट वाला जो हमने पढ़ा था कि ऊपर वो ऑलवेज R&NOR पड़ेगा, तो इस वाले केस में कंडीशन नंबर 3 यही बात करता। एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग टोटल इंडियन इनकम एक्सीडिंग 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर 120 एंड मोर बट लेस देन 182 डेज, तो इसको भी हम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर एग्जांपल अच्छे से समझ आएगा। हमने अभी तक क्या पढ़ा,
हमने अभी तक पढ़ा कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स हैं उन पर जो टैक्स लगता है ना, वो दो कॉन्सेप्ट के बेस पे लगता है, रेसिडेंस बेस्ड टैक्स लगता है या फिर सोर्स बेस्ड टैक्स लगता है। रेसिडेंस बेस्ड टैक्स में हमने पढ़ा कि जिस कंट्री के आप रेसिडेंट बन जाते हो, इस कॉन्सेप्ट के अंदर वो कंट्री की सरकार आपसे टैक्स वसूलती है। सोर्स बेस्ड टैक्सेशन में पढ़ा कि जिस कंट्री में जाके आपने उस इनकम को अर्न किया है, तो जो उस कंट्री की जुरिडिक्शन की जो गवर्नमेंट है वो आपसे टैक्स लेगी, चाहे आप उस कंट्री के रेसिडेंट हो या नहीं हो। तो पहला हमने ये पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा रेसिडेंशियल स्टेटस, जो आपके क्लासिफिकेशन था। क्लासिफिकेशन है जो टैक्स पेयर्स का, वो इंडिविजुअल और एचयूएफ, ठीक है, इंडिविजुअल और एचयूएफ, इनका 3 कैटेगरी में किया था हमने। ये तो यार रेसिडेंट बनेंगे या फिर रेसिडेंट बनेंगे तो 2 कैटेगरी में, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर नॉन रेसिडेंट। अदर जो टैक्स पेयर्स हैं वो या तो रेसिडेंट बनेंगे या फिर नॉन रेसिडेंट बनेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा। उसके साथ साथ एवरी ईयर जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो आपको एवरी ईयरली चेक करना होता है, ठीक है। हर प्रीवियस ईयर के लिए आपको हर बार आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना होगा। रेसिडेंशियल स्टेटस में निकालना होता है कि आप इनकम किसी एसएससी की तभी कंप्यूट कर सकते हो जब आपको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पता हो। और हमने तीसरे कॉन्सेप्ट में पढ़ा रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का, ठीक है। इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस में निकालना सीखा, जिसमें हमने सबसे पहले देखा 2 कंडीशंस, जिसमें पहली कंडीशंस थी कि करंट प्रीवियस ईयर में स्टे होना चाहिए 182 दिन या उससे ज़्यादा का। दूसरी कंडीशन थी करंट प्रीवियस ईयर में स्टे है 60 डेज या उससे ज़्यादा, ठीक है। साथ साथ लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में उसका स्टे कितना है 365 डेज। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रेसिडेंट, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रेसिडेंट, और ये दोनों ही कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती तो नॉन रेसिडेंट। देखिए इसके हमने 2 एक्सेप्शंस पढ़े। इसके 2 एक्सेप्शन क्या थे? पहला एक्सेप्शन था कि इंडियन सिटीजन इंडिया को लीव करके जा रहा है इस पर्पज से, या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, या एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। तो उस केस में आपको ये वाली कंडीशन को इग्नोर करना है, सिर्फ ये वाली कंडीशन चेक करनी है। अब दूसरा केस हमने देखा इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये 2 पर्सन क्या है? ये आउटसाइड इंडिया है, ये इंडिया को विजिट करते हैं। तो इनके केस में भी आपको कंडीशन नंबर 1 चेक करनी है, 2 इग्नोर करनी है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन था, अगर इन लोगों की इनकम जो है, टोटल इंडियन इनकम जो है वो 15 लाख से एक्सीड करती है, तो आपको उन केस में इनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालना है? कंडीशन नंबर 1 तो चेक करनी है, ऊपर वाली कंडीशन नंबर 1 चेक करनी है, साथ ही साथ कंडीशन नंबर 2 को कैसे चेक करना है? 120 दिन लेने 60 डेज की जगह पे, जो इस कंडीशन यहाँ पे 120 दिन लेने हैं। अगर उनका स्टे करंट प्रीवियस ईयर में 120 दिन या उससे ज़्यादा है, और एंड लास्ट प्रीवियस ईयर में 365 डेज से ज़्यादा है, तो वो रेसिडेंट बन जाएंगे, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट, ठीक है। और ये रेसिडेंट बनेंगे तो हमेशा आर एंड NOR बनेंगे। फिर हमने पढ़ा जब कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट बन गया तो या तो वो नॉन रेसिडेंट, या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा, या तो OR बनेगा या NOR बनेगा। तो NOR के लिए हमने 2 कंडीशन देखी, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो इंडिविजुअल NOR बनेगा। पहली कंडीशन थी 10 साल में से 9 साल तो वो नॉन रेसिडेंट था, पीछे के 10 साल में से 9 साल में तो वो नॉन रेसिडेंट था। दूसरी कंडीशन देखी हमने कि जो लास्ट 7 प्रीवियस ईयर थे उसमें उसका स्टे 730 डेज से लेस था, तो वह नॉट ऑर्डिनरी बन गया। फिर उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखे थे। पहला नोट था जिसमें कि आपको ना हर ईयरली चेक करना है रेसिडेंशियल स्टेटस को, और जब आप स्टे इंडिया में कंप्यूट करोगे किसी भी इंडिविजुअल का, तो उसमें आपको अराइवल और डिपार्चर वाले दिन को इंडिया में काउंट करना है, और स्टे इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया को भी आपको स्टे इन इंडिया में काउंट करना है। और स्टे कैन बी ए कैजुअल, ठीक है, कॉन्टिन्यूस होने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो रिवीजन करने के बाद एग्जाम्पल को समझते हैं, हमें अच्छे से समझ आएगा। क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज टीम क्रिकेट प्लेयर, विजिट इंडिया फॉर IPL 102 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज टीम का क्रिकेट प्लेयर है जो इंडिया में आता है 102 दिन के लिए हर फाइनेंशियल ईयर में, पिछले 10 साल से ऐसा वो आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड आउट करना है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस इन असेसमेंट ईयर 24-25, यानी कि प्रीवियस ईयर 23-24।
तो वो हर साल 102 दिन आ रहा है, मतलब 182 दिन या उससे तो कम आ रहा है, तो हमें कंडीशन नंबर सेकंड चेक करनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर सेकंड क्या बोलती है, ये 60 डेज से ज़्यादा है। प्रीवियस ईयर 23-24 में उसका स्टे 60 डेज से तो ज़्यादा है, ये 102 दिन जा रहा है। उसके साथ साथ आपको पीछे के 4 साल और चेक करने हैं। अब पीछे के 4 साल में उसका स्टे चेक करना है। 22-23 में, 23-24 से पहले कितने आएंगे 4 साल, 22-23 आएगा, 21-22 आएगा, 20-21 आएगा और 19-20 आएगा। तो 102 दिन वो हर साल रुक रहा है, तो 408 दिन कुल मिला के वो पीछे के 4 साल में था, जो ज़्यादा है 365 दिन से, यानी कि मोर देन 365 डेज वो इंडिया में था, तो इसलिए वो रेसिडेंट बन गया। रेसिडेंट बन गया। अब रेसिडेंट बनते ही मैंने बोला आपको चेक करना होगा कि वो R&OR बना या फिर NOR बना, ठीक है। तो NOR के लिए हम क्या देखते हैं, पीछे के 9 साल में, सॉरी 10 साल में से 9 साल में वो नॉन रेसिडेंट था, या फिर दूसरी कंडीशन देखते हैं हम कि पीछे के 7 ईयर्स, क्योंकि दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। 7 ईयर्स में उसका स्टे कितना था, अगर 330 दिन से कम था तो वो नॉन रेसिडेंट, सॉरी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। तो पीछे के 7 साल, 1 2 3 सॉरी 4 5 6 7, इन 7 साल में 102 दिन वो था, कुल मिला के 714 दिन उसने पिछले 7 सालों में इंडिया में स्टे किया, जो कि 730 दिन से कम है, इसलिए वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बना। तो दूसरी कंडीशन आपको इसमें चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कोई भी एक कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर दी, पहली या दूसरी कंडीशन में से, 9 साल वाली या फिर 7 साल वाली, तो वो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करनी है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। वुड योर आंसर चेंज इफ अबव फैक्ट रिलेट टू द श्रीनाथ, एन इंडियन सिटीजन who reside in West Indies and represent West Indies क्रिकेट टीम। क्वेश्चन नंबर बी पूछा है आपसे, क्या आपका आंसर बदल जाएगा अगर क्रिस गेल की जगह श्रीनाथ हो, जो एक इंडियन सिटीजन है जो वेस्ट इंडीज के लिए खेलता है और वहीं पे रहता है। तो बिल्कुल बदल जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमने एक्सेप्शन पढ़े थे ऊपर 2, जिसमें से सेकंड एक्सेप्शन क्या था, एन इंडिविजुअल बीइंग इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट करता है इंडिया में साइड टू बी नॉन रेसिडेंट इफ ही स्टे इन इंडिया फॉर लेस देन 120 डेज। 120 दिन से कम रह लेता है। 120 दिन वाली कंडीशन हमने देखी थी, अगर वो 15 लाख से ऊपर भी कमाता है, लेकिन 120 दिन से कम रहता है तो फिर तो वो नॉन रेसिडेंट बन ही जाएगा। श्रीनाथ वुड बी नॉन रेसिडेंट। 120 दिन से पहले कम में वो नॉन रेसिडेंट कैसे बना, एक बार मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये कंडीशन फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में विजिट करता है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमें उसकी इनकम के बारे में नहीं पता, वो उसके इंडिया से कितना पैसा कमा के ले जाता है IPL में। सपोज करो कि वो 15 लाख से ज़्यादा कमा के ले जाता है, तब आप उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या बताओगे। 15 लाख से ज़्यादा कमा के ले जाता है तो आपको कंडीशन नंबर 1 चेक करनी है। कंडीशन नंबर 1 तो सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि वो 102 दिन रह के जा रहा है, तो कंडीशन नंबर 2 चेक करनी है आपको। कंडीशन नंबर 2 120 दिन या उससे ज़्यादा होना चाहिए करंट ईयर में उसका स्टे, तो 120 दिन उसका स्टे नहीं है, वो 102 दिन ही रह के गया, इसलिए नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। अब केस नंबर C, वुड योर आंसर चेंज इफ इन केस B ही स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। अब हमने ऊपर देखा वो 102 दिन की जगह पे श्रीनाथ जो एक इंडियन सिटीजन है वो 120 दिन रहेगा, तो क्या वो रेसिडेंट बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि इफ श्रीनाथ बीइंग इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इंडियन इनकम एक्सीडिंग मोर देन 15 लाख, अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा बनती है तो उसको रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लेंगे हम, अगर उसका स्टे 120 दिन से ज़्यादा इंडिया में। जो हमने एक्सेप्शन देखी थी उसमें एक्सेप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, अब हम रेसिडेंशियल स्टेटस HUF का पढ़ते हैं, ठीक है। HUF का, फर्म का, AOP का, BOI का, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ते हैं। अगर इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया से हो रहा है, अगर कोई इनका कंट्रोल जो है होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया से हो रहा है या तो यस, ठीक है, अगर हो रहा है तो ये रेसिडेंट होंगे, अदरवाइज नहीं हो रहा है, होली और पार्टली इंडिया में नहीं है, यानी कि ना तो मतलब होली आउटसाइड इंडिया हो रहा है, अगर इनका कंट्रोल मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो इनको नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ HUF के केस में आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि वो OR बनेगा या फिर NOR बनेगा। अगर रेसिडेंट बन गया तो OR बनेगा या NOR बनेगा, तो उस केस में आपको वो कैसे चेक करना है। फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इफ कर्ता ऑफ HUF सेटिस्फाई एनी ऑफ दीज कंडीशन देन HUF शैल बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जो ऊपर हम 2 कंडीशन देखते थे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, वही हम अब HUF के कर्ता के लिए देखेंगे। अगर कर्ता पीछे के 10 सालों में से 9 साल में नॉन रेसिडेंट था, या फिर कर्ता का स्टे जो इंडिया में था वो लेस देन 730 डेज था पीछे के 7 ईयर्स में, ठीक है, तो उस केस में वो जो HUF है उसको नॉट ऑर्डिनरी मानेगा, अदरवाइज रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा।
हम कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस पता लगाएं, ये कैसे पता लगाते हैं? कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस पता लगाना है तो आपको चेक करना होगा क्या एक कंपनी इंडियन कंपनी है, क्या कोई कंपनी इंडियन कंपनी है। अगर वो इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन कंपनी को हमेशा इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। दूसरा, अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है लेकिन उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी कि पोएम, शॉर्ट में पोएम, इन इंडिया ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर, अगर उसका प्रीवियस ईयर में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में होता है तो उसको रेसिडेंट मान लेंगे। दो कंपनी को रेसिडेंट माना जाएगा। सबसे पहली एक कंपनी जो इंडियन कंपनी है यानी कि इंडिया के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है तो इंडियन कंपनी होगी, तो वो हमेशा इंडिया की रेसिडेंट मानी जाएगी। और दूसरा, अगर कोई कंपनी का पोएम इंडिया में है, प्रीवियस ईयर में उसका पोएम इन इंडिया है तो वो रेसिडेंट। और ये दोनों कंडीशन, अगर इन दोनों ये वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती है तो फॉरेन कंपनी है और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी आउटसाइड इंडिया है तो उसको नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम यानी कि सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स। सेक्शन 5 स्कोप ऑफ इनकम टैक्स मतलब इनकम, टोटल इनकम मतलब किसी रेसिडेंट की, नॉन रेसिडेंट की और रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट की कौन कौन से इनकम पर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इनकम टाइप दिखाया है और उसके बाद एसएससी कौन कौन से हैं। वो 3 तरह के एसएससी देखे हमने। एक तो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट में इंडिविजुअल और एचईएफ के केस में ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी देखे। तो यहाँ पे कुछ ये 5 इनकम है। अब इन 5 कैटेगरी की इनकम में देखते हैं कौन कौन सी इनकम किसकी टैक्सेबल है। ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई, ऐसी इनकम चाहे वो वर्ल्ड में कहीं भी आपने अर्न करी हो लेकिन आपने उसको इंडिया में रिसीव कर लिया तो वो इंडिया में टैक्सेबल है, चाहे आप कोई से भी एसएससी हो यानी कि रेसिडेंट ऑर्डिनरी हो या फिर नॉन ऑर्डिनरी हो या फिर नॉन रेसिडेंट ही क्यों ना हो। आपने अगर इंडिया में कोई इनकम को रिसीव कर लिया या फिर वो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया थी। डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या है? यहाँ पे 3 इनकम ऐसी हैं जो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, आगे सेक्शन 7 में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसी इनकम जो आपने इंडिया में रिसीव कर ली या वो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया थी तो वो इनकम सबकी टैक्सेबल होगी, चाहे आप रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो। उसके बाद सेकंड इनकम आती है कोई भी ऐसी इनकम जो इंडिया में अक्रूअराइज हुई या डीम्ड टू बी अक्रूअराइज हुई, या तो आपने उसको कहीं भी रिसीव किया लेकिन अक्रूअराइज इंडिया में हो गई वो, ठीक है। इंडिया में रिसीव हुई तो सबकी टैक्सेबल, इंडिया में अक्रूअराइज हुई तो सबकी टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे आप रेसिडेंट हो चाहे आप नॉन रेसिडेंट हो, या तो डीम्ड टू बी अक्रूअराइज। ये सेक्शन 9 में हम पढ़ेंगे डीम्ड टू बी अक्रूअराइज का मतलब क्या है। उसके बाद हमने थर्ड इनकम देखनी है, ऐसी इनकम जो आपकी अक्रूअराइज तो आउटसाइड इंडिया हुई है एंड रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुई है तो ये आप नॉन रेसिडेंट की तो टैक्स कर नहीं सकते। अगर नॉन रेसिडेंट कोई बाहर का बंदा है वो अपने देश में इनकम अक्रूअराइज हो रही है और वहीं पर रिसीव करा तो क्या इंडिया वाले उस पर टैक्स लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसी नॉन रेसिडेंट हो बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो उसकी भी ये वाली इनकम नॉन टैक्सेबल होगी, लेकिन रेसिडेंट की ये वाली इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ इनकम आती है ऐसी इनकम जो अक्रूअराइज तो आउटसाइड इंडिया हुई एंड रिसीव भी आउटसाइड इंडिया ही हुई, इंडिया के बाहर आपने कमाई, इंडिया के भाई आपने रिसीव करी, पर फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, लेकिन वो आपने जो इनकम कमाई वो ऐसे बिजनेस से कमाई जो इंडिया से कंट्रोल होता था, तो उस केस में ये टैक्सेबल हो जाएगी 2 एसएससी के लिए, रेसिडेंट के लिए, ऑर्डिनरी वाले के लिए, नॉट ऑर्डिनरी वाले के लिए, लेकिन नॉन रेसिडेंट की इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो हमने अभी तक क्वेश्चन सेक्शन 5 में देखा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसमें 4 इनकम देखी। कोई भी ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव होगी या डीम्ड टू बी रिसीव्ड है वो सबकी टैक्सेबल है। कोई भी ऐसी इनकम, दूसरे पॉइंट में देखा हमने, जो अक्रूअराइज होगी इंडिया में वो सबकी टैक्सेबल है। उसके बाद कोई भी ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव नहीं हुई ना ही इंडिया में अक्रूअराइज हुई तो नॉन रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की टैक्सेबल नहीं है, लेकिन इसकी टैक्सेबल है ऑर्डिनरी वाले की। उसके बाद कोई भी ऐसी इनकम जो इंडिया के बाहर ही मिली आपको, बाहर ही रिसीव हुई, बाहर ही आपने अर्न करी, लेकिन वो ऐसे बिजनेस से आ रही है जो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है, तो वो 2 बंदों की टैक्सेबल हो जाएगी, रेसिडेंट वालों की, नॉन रेसिडेंट वालों की नहीं होगी। तो यानी कि इससे कंक्लूजन निकलता है कि इसकी तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। इसकी ये जो भी इनकम कमाएगा, चाहे वो इंडिया में कमाए, इंडिया के बाहर उसको रिसीव करे, कहीं भी रिसीव करे, तो रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट की ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगेगा। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के केस में हमने देखा सिर्फ उन्हीं इनकम पर टैक्स लग रहा है जो इंडिया में रिसीव हो रही है या इंडिया में अक्रूअराइज हो रही है, तो सिर्फ 2 इनकम पर टैक्स लग रहा है। अब हमने ऊपर पढ़ा था डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, तो सेक्शन 7 ने बता रखी है फॉलोइंग इनकम शैल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया।
ये 4 इनकम को हम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे। पहला, कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टू आरपीएफ। आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया 12% ऑफ सैलरी इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो ये इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी। और सेकंड है क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम टू, सेकंड इनकम है आपकी, कोई भी आपके आरपीएफ में 9.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट क्रेडिट होता है तो वो भी आपका इंडिया में डीम टू बी अक्रूवराइज माना जाएगा। थर्ड इनकम, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस रेफर्ड अंडर सेक्शन 80 सीसीडी में नेशनल पेंशन स्कीम की बात होती है, उसमें अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो वो भी डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। फोर्थ, अगर आप ट्रांसफर करते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का और उसके इंटरेस्ट का अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो वो भी आपका रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। तो 4 इनकम कौन कौन सी थी? पहला, दो तो आपकी रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड थी। पहला, 12% से ज़्यादा, आपकी सैलरी का 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है अगर आरपीएफ में, तो वो भी क्या माना जाएगा? डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। या फिर इंटरेस्ट क्रेडिट होता है 9.5% से ज़्यादा पर एनम आरपीएफ में, तो वो भी इंडिया में। उसके बाद अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है तो वो भी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। और उसके बाद अगर आप ट्रांसफर करते हो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का या फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है आपको उसको अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो वो भी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। अब उसके बाद सेकंड हमने देखा था सेक्शन 5 में डीम्ड टू बी अक्रूवराइज इन इंडिया। तो सेक्शन 9 कुछ ऐसी इनकम बताता है जो चाहे आपको इंडिया के बाहर अक्रूवराइज हो, एक्चुअल में चाहे वो अक्रूवराइज इंडिया के बाहर हुई है लेकिन फिर भी उनको इंडिया के अंदर अक्रूवराइज माना जाएगा। तो ऐसी कौन कौन सी इनकम है? ऐसी 10-12 इनकम सेक्शन 9 ने हमें बताई। इनकम डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, तो यहाँ पर हम क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 4 तक यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पहला क्लोज बोलता है इनकम अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। कोई भी आपको इनकम अक्रू अराइज हो रही है इंडिया के बाहर, लेकिन वो कैसे हो रही है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन, आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में उससे, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी एसेट या सोर्स जो आपका इंडिया में है उससे आपको आउटसाइड इंडिया कोई इनकम होती है, तो वो आपकी इनकम क्या है? आउटसाइड इंडिया नहीं मानी जाएगी, वो अक्रूवराइज इंडिया में मानी जाएगी। थर्ड में आता है आपको क्लोज 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लोज 1 में थर्ड बोलता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया। जैसे इसके लिए रेफर नोट 2 पढ़ेंगे और उसके लिए नोट 1 को रेफर करेंगे। और सेकंड वाले का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप एक नॉन रेजिडेंट हो और आपने एसबीआई में कोई एफडी करवा दी 1 करोड़ की, आपको महीने का ये साल का आपको 7.5 लाख रुपये इनकम हो रही है, तो वो इनकम आपके लिए अक्रूवराइज इंडिया में मान ली जाएगी, भले ही वो आप इंडिया के बाहर रिसीव कर रहे हो। या आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपकी कोई इंडिया में प्रॉपर्टी है और उससे आप रेंट कमा रहे हो, आप रहते हो कहीं आउटसाइड इंडिया, मान लो आप यूके में रहते हो और आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है और वहाँ से आपको साल का 12 लाख रुपए का रेंट आता है, तो वो रेंट जो होगा आपका अक्रूवराइज इंडिया में मान लिया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं बिजनेस कनेक्शन के बारे। बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया क्या है? तो एक नॉन रेजिडेंट 2 तरह से इंडिया से पैसे कमा सकता है। बिजनेस विद इंडिया 2 तरीके से, ठीक है। एनआर को इनकम कैसे हो सकती है बिजनेस से? एक तो वो बिजनेस विद इंडिया नॉट टैक्सेबल, और बिजनेस इन इंडिया टैक्सेबल होगा। अगर उस कंट्री के साथ हमारा डी टी डबल है तो टैक्सेबल होगा अगर उस नॉन रेजिडेंट का पी इंडिया में है तो। अदरवाइज हम इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, टैक्सेबल तब होगा अगर उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है। तो नॉन रेजिडेंट की जो बिजनेस इनकम है वो 2 तरह की हो सकती है, या तो एक बिजनेस विद इंडिया। बिजनेस विद इंडिया का मतलब है कि वो नॉन रेजिडेंट अपने देश से कुछ इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब इंडिया में भेज रहा है, उससे उसको कुछ इनकम हो रही है, तो वो टैक्सेबल नहीं होती है। एक्सपोर्ट कभी रेजिडेंट की इनकम नहीं बनता, एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। तो और बिजनेस इन इंडिया का मतलब है वो टैक्सेबल होगी, लेकिन हमें देखना है उस कंट्री के साथ हमारा डी टी डबल है तो तभी टैक्सेबल होगी अगर उस नॉन रेजिडेंट का पी इंडिया में है, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट अगर इंडिया में है तभी टैक्सेबल होगी इंडिया में। अदरवाइज हमें देखना है क्या उसका, अगर उस कंट्री के साथ हमारा पी नहीं है तो हमें, अगर उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में बन जाता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक नॉन रेजिडेंट है, इसने मिस्टर ए को अपॉइंट कर दिया जो इंडिया में है, टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट इन ऑन हीज व्याप। आपने उस नॉन रेजिडेंट ने अपने व्याप पे उसको कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर अपॉइंट कर दिया। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट अपॉइंट करता है इंडिया में किसी पर्सन को ये 3 काम करने के लिए, तो ये मानने जाएगा कि उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है। सबसे पहला, टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया फॉर ऑन हीज व्याप, टू मेंटेन स्टॉक इन इंडिया फॉर डिलीवरी, टू सिक्योर ऑर्डर
इन इंडिया मेनली और होनली फॉर सच नॉन रेजिडेंट। अगर कोई मान लो मिस्टर जोनी है, मिस्टर जोनी की यूके में एक शॉप है, फैशन की शॉप है जिसमें वो क्लोथ्स देखते हैं। उन्होंने क्या किया, इंडिया में एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया, मिस्टर मोनू को। जोनी की शॉप है यूके में जहाँ पे वो अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन उसने इंडिया के अंदर एक पर्सन मोनू को अपॉइंट कर दिया किस काम के लिए, कि वो तू मेरे यहाँ पे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर और मेरे जो क्लोथ्स हैं उनका स्टॉक भी इंडिया में तू ही मेंटेन करेगा, और मेरे जो ऑर्डर्स आते हैं वो भी तू ही इंडिया में लेगा मेरे लिए, और तू सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए काम करेगा। तो हम ये मान लेंगे कि ये जो मिस्टर जोनी है इसने जो मोनू को अपॉइंट किया है ना, तो ये इसका बिजनेस कनेक्शन मान ले जाएगा इंडिया में। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 9 इनकम डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, जिसमें हमने सबसे पहले क्लॉज 1 पढ़ा है, जिसने बोला है कि कोई भी इनकम अगर आउटसाइड इंडिया भी आपको अक्रू और अराइज होती है, लेकिन उसका जो सोर्स है या बिजनेस कनेक्शन है वो इंडिया में है, या वो कोई ऐसी असेट या प्रॉपर्टी से आ रही है जो इंडिया में जिसका सोर्स है, और उसके बाद कोई ऐसी असेट को ट्रांसफर करने से आ रही है जो इंडिया में सिचुएटेड है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो इंडिया में अक्रू अराइज हो रही है। बिजनेस कनेक्शन का मतलब है अगर बिजनेस इनकम नॉन रेजिडेंट को हो सकती है, या तो वो बिजनेस विद इंडिया कर रहा है या फिर बिजनेस इन इंडिया कर रहा है। बिजनेस विद इंडिया मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है, वो अपनी कंट्री से इंडिया में कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो नॉन टैक्सेबल है। और बिजनेस इन इंडिया का मतलब है वो इंडिया में आकर डायरेक्टली इंडिया के लोगों को चीज़ें सेल कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। अदर केस में हम देखेंगे अगर DT डबल है तो टैक्सेबल होगा अगर उस नॉन रेजिडेंट का PE इंडिया में है तो, अदरवाइज हम देखेंगे बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है या नहीं है। बिजनेस कनेक्शन का मतलब देखा हमने, अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में किसी पर्सन को अपॉइंट कर देता है अपने बिहाफ पे कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर अपना स्टॉक मेंटेन करने के लिए इंडिया में, और सिक्योर करने के लिए ऑर्डर उसके लिए, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, तो उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में बन जाएगा। अब कुछ नोट्स पढ़ते हैं। देयर इज नो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया इफ NR कैरी बिजनेस थ्रू ब्रोकर और इंडिपेंडेंट एजेंट। यहाँ पे अगर जोनी ने मोनू को अपॉइंट ना करके किसी इंडिपेंडेंट बंदे को, हाँ मान लो ये जो मोनू था ना वो मेनली और होनली जोनी के लिए काम नहीं करता था, उसके कई सारे लोग थे, वो कई सारे बंदों के लिए, काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए ये काम करता था, तो वो एक इंडिपेंडेंट एजेंट हो गया या फिर ब्रोकर हो गया, तो उस केस में ये माना नहीं जाएगा कि उसका बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में। सेकेंड नोट ने क्या बोला, इफ एनी NR हैव ए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस अगर किसी नॉन रेजिडेंट का सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस आ जाता है इंडिया में तो भी उसका बिजनेस कनेक्शन आ जाएगा इंडिया में। तो सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस का मतलब क्या है कि वो ट्रांजैक्शन करता है इंडिया में किसी भी पर्सन के साथ, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट एजेंट, ऐसे एजेंट के साथ जो मेनली और होनली उसके लिए काम नहीं करता तब भी, लेकिन उसकी जो वैल्यू है उस ट्रांजैक्शन की 2 करोड़ से ऊपर है, तो मान लिया जाएगा कि वो उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है इंडिया में। या फिर जो इंगेज है इंट्रैक्शन विद यूजर्स इन इंडिया इफ नंबर ऑफ यूजर्स आर एटलीस्ट 3 लाख, या तो वो ऐसे यूजर्स इंडिया में ऐसे यूजर्स से इंटरेक्ट कर रहा है जो 3 लाख से ज़्यादा यूजर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो भी उसका इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में मान लिया जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे इस केस में एक एग्जांपल लेते हैं, अमेजोन के मान लो 20 करोड़ यूजर्स हैं इंडिया में, और कोई भी उसका बिजनेस कनेक्शन नहीं है, तो लेकिन उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस हो जाएगा, तो वो बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब सेकंड नोट, नेक्स्ट नोट क्या बोलता है, फॉलोइंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ए डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया। ये कुछ इनकम है 4, इन 4 इनकमों को आप डीम्ड टू बी अर्न इंडिया नहीं मानोगे। पहला, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, आपने कोई गुड्स को परचेज किया इंडिया से इंडिया में एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया नहीं माना जाएगा। आपने एक नॉन रेजिडेंट, मान लो ये चाइना का एक पर्सन था नॉन रेजिडेंट, इसने इंडिया से गुड्स बाय किया और USA में सेल कर दिया, तो ये बिजनेस कनेक्शन, ये डीम्ड टू बी अक्रूवराइज नहीं माना जाएगा। ये जो इसको इनकम होगी यूके से, ये डीम्ड टू बी अक्रूवराइज नहीं माना जाएगा। सेकंड, कलेक्शन ऑफ न्यूज़ इन इंडिया और फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, मान लो न्यूयॉर्क टाइम ने इंडिया से कुछ न्यूज़ कलेक्ट करी और अपने न्यूज़पेपर में छापी और न्यूज़पेपर को सेल करके कुछ पैसा कमाया,
तो वो भी आपका डीम टू बी अक्रूवराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। सेकेंड, थर्ड, शूटिंग ऑफ फिल्म्स इन इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट, ऐसा नॉन रेसिडेंट जो नॉन सिटीजन है इंडिया का। फोर्थ एक्टिविटी है एक्टिविटी रिलेटेड टू डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड इन इंडिया बाय फॉरेन कंपनी। तो 4 ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनको डीम्ड टू बी अक्रूवराइज्ड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया से गुड्स परचेज करता है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उस एक्सपोर्ट से उसे जो इनकम होगी वो डीम्ड टू बी अक्रूवराइज्ड इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। दूसरा, अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया से न्यूज़ कलेक्ट करके आउटसाइड इंडिया उनका डिस्प्ले करके कुछ अर्न करता है तो वो डीम्ड टू बी अक्रूवराइज्ड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंट साथ ही साथ नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, शूटिंग्स करता है फिल्म्स की इंडिया में, उसको भी डीम्ड टू बी अक्रूवराइज्ड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। और एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिस्प्ले ऑफ अनकट और अनअसॉर्टेड डायमंड्स इन इंडिया बाय फॉरेन कंपनीज, ये सारी एक्टिविटीज डीम्ड टू बी अक्रूवराइज्ड इन इंडिया नहीं। तो क्लोज 1 हमने पढ़ा, कोई भी इनकम आपको आउटसाइड इंडिया अक्रूवराइज होती है या तो इंडिया के बिजनेस से कनेक्शन से, या कोई ऐसी असेट प्रॉपर्टी से या सोर्स से जो इंडिया में है, या फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया से कोई इनकम आपको अक्रूवराइज होती है आउटसाइड इंडिया, तो ये माना जाएगा कि वो डीम्ड टू बी अक्रूवराइज इन इंडिया है। तो नोट नंबर 2 पढ़ते हैं इसके लिए हम। नोट नंबर 1 हमने देखा बिजनेस कनेक्शन से रिलेटेड, हमने देखा बिजनेस इनकम, ठीक है छोड़ो ये वाला। हाँ, उसके बाद सेकंड नोट पे आते हैं हम। जो कैपिटल असेट अगर इंडिया में सिचुएटेड है वो ट्रांसफर करते हो आप, तो कोई भी इनकम आपको आउटसाइड इंडिया होती है तो वो ये मान लिया जाएगा कि आपकी डीम्ड टू बी अक्रूवराइज इन इंडिया है। इनकम थ्रू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया, आपको कोई किसी भी कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने से जो इनकम हो रही है, जो वो ये मान ली जाएगी कि वो आपकी अक्रूवराइज हो रही है इंडिया में, अगर वो कैपिटल असेट इंडिया में सिचुएटेड है तो। एक्सप्लेनेशन, इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया गया आफ्टर वोडाफोन केस हुआ था एक, जिसमें वो केस अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये वाला क्लोज पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन, कैपिटल असेट बीइंग शेयर्ड और इंटरेस्ट इन ए कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, कैपिटल असेट्स या जो शेयर और इंटरेस्ट है किसी कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया इफ सच शेयर और इंटरेस्ट डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम एनी असेट सिचुएटेड इन इंडिया। इन्होंने क्या बोला, कोई भी एक ऐसी कैपिटल असेट जो मान लो शेयर है दूसरी एक ऐसी कंपनी का जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर हुई है, उसको इंडिया में सिचुएटेड मान लेंगे कब, अगर वो जो शेयर्स या फिर इंटरेस्ट हैं वो डिराइव करते हैं अपनी वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम एनी एसेट लोकेटेड इन इंडिया, तो उनको भी हम सिचुएटेड इन इंडिया मान लेंगे। ये इंसर्ट किया गया आफ्टर वोडाफोन केस। वोडाफोन केस क्यों था, अभी आपको ये बेटर समझ में आएगा जब हम वोडाफोन केस का रेफरेंस लेंगे। तो केस क्या था, एक इंडियन कंपनी थी हचसन एसआर लिमिटेड, जो एक इंडियन सब्सिडरी कंपनी थी किसकी, सीजीपी लिमिटेड की, जो एक फॉरेन कंपनी थी मॉरिशस में रजिस्टर थी। सीजीपी लिमिटेड के पास हचसन एसआर लिमिटेड के 67% शेयर होल्डिंग थी। एक दूसरी कंपनी थी हचसन टेलीकॉम इंटरनेशनल लिमिटेड, जो एक हांगकांग की कंपनी थी, जो होली ओन सब्सिडरी, जिसकी होली ओन सब्सिडरी कंपनी कौन सी थी, सीजीपी लिमिटेड। सीजीपी लिमिटेड की 100% शेयर होल्डिंग हचसन टेलीकॉम इंटरनेशनल के पास थी। अब ये इसकी सब्सिडरी है, ये इसकी सब्सिडरी है और ये इसकी सब्सिडरी है। अब क्या हुआ, ये हचसन टेलीकॉम इंटरनेशनल लिमिटेड ने क्या किया, अपने सारे शेयर सीजीपी लिमिटेड के सारे शेयर 100% शेयर होल्डिंग किसको सेल कर दी, वोडाफोन नेदरलैंड को। तो एक फॉरेन कंपनी ने दूसरी फॉरेन कंपनी जो नेदरलैंड में थी उसको एक तीसरी फॉरेन कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, जिससे कैपिटल गेन नहीं आया, जिससे कोई भी कैपिटल गेन नहीं आया, क्योंकि कोई भी असेट इंडिया में सिचुएटेड नहीं था। तो लेकिन इसमें असेसिंग ऑफिसर एओ ने क्या बोला, जो आपकी कंपनी है ना सीजीपी के शेयर्स जो वैल्यू ड्राइव हो रही है, आपने भले ही इसके शेयर्स ट्रांसफर किए लेकिन कंट्रोल इस कंपनी का ट्रांसफर हो गया, क्योंकि 67% शेयर होल्डिंग इसके पास थी। तो एचएसएन ने सीजीपी के शेयर सेल किए पर कंट्रोल इसका ट्रांसफर हो गया, वोडाफोन के पास इसका भी कंट्रोल आ गया। तो एओ ने बोला कि आपके पास कंट्रोल इसका भी आ गया, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना था इसको जब आपने सेल किया। तो ये केस हुआ और इसके लिए नॉन टीडीएस एसएससी, इसको टीडीएस ना डिडक्ट करने के लिए एसएससी ने डिफॉल्ट बना दिया और इस पर पेनल्टी लगा दी और केस चलता रहा। तो वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, इंटरनेशनल कोर्ट तक गया। हाँ, तो असेसिंग ऑफिसर ने वोडाफोन नेदरलैंड वाली कंपनी को असेसिंग डिफॉल्ट बना दिया कि ये टैक्सेबल थी। हचसन टेलीकॉम इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर जो कैपिटल गेन आ रहा था शेयर्स को ट्रांसफर करने से, सीजीपी लिमिटेड के शेयर्स ट्रांसफर करने से, जो हचसन टेलीकॉम लिमिटेड को कैपिटल गेन लगना चाहिए था इंडिया में, क्योंकि जो सीजीपी लिमिटेड के शेयर्स की जो वैल्यू है वो ड्राइव हो रही है हचसन एसआर लिमिटेड, जो एक इंडियन कंपनी है और वोडाफोन के पास उसका कंट्रोल जा रहा है। तो वोडाफोन को हचसन हांगकांग लिमिटेड के
हांगकॉन्ग वाली कंपनी के जो कैपिटल गेन है उस पर टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन हांगकॉन्ग वाली वोडाफोन वाली कंपनी ने क्या बोला कि हमारे पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट टीडीएस डिडक्ट करने की नहीं थी, क्योंकि कोई भी इंडिया की एसेट ट्रांसफ़र नहीं हुई, इसलिए ये इनकम इस कंपनी के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं थी। तो ये लास्ट में वोडाफोन ये केस जीत गया, लेकिन उसके बाद सरकार ने ये अमेंडमेंट डाली, एक एक्सप्लेनेशन डाली कि कोई भी कैपिटल असेट्स का मतलब एक ऐसी कैपिटल असेट भी माना जाएगा जो शेयर्स या इंटरेस्ट हो सकते हैं किसी एक फॉरेन की कंपनी के, जो ड्राइव करते हैं अपनी वैल्यू को सब्सटेंशियली फ्रॉम एनी असेट सिचुएटेड इन इंडिया। तो ये एक्सप्लेनेशन इसलिए डाली। अब सब्सटेंशियली का मतलब क्या है? ड्राइव इट्स वैल्यू, सब्सटेंशियली मीन्स क्या था? शेयर्स और इंटरेस्ट शैल बी डीम्ड टू बी ड्राइव इट्स वैल्यू फ्रॉम असेट लोकेटेड इन इंडिया इफ सच ऑन स्पेसिफाइड डेट द वैल्यू ऑफ सच असेट इज मोर देन अमाउंट 10 करोड़। जो इंडिया में असेट है वो मोर देन 10 करोड़ है और जो रिप्रेजेंट करती है एटलीस्ट 50% ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स ओन्ड बाय सच फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी की बैलेंस शीट में जो टोटल असेट्स है और जो इंडिया की उसमें और जो इंडिया की असेट है, मान लो कुछ ऐसी असेट जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, इंडिया की असेट्स है, वो जो है एटलीस्ट 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे ये एक फॉरेन कंपनी की बैलेंस शीट है, इसकी टोटल असेट्स 1000 करोड़ है और यहाँ पे 700 करोड़ क्या है एक शेयर से कंपनी के, इंडियन कंपनी के, तो ये मोर देन 50% ऑफ टोटल असेट्स है। तो ये बात हो रही है यहाँ पर। तो ये वाला केस है कि 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए और साथ ही साथ वो 50% ऑफ टोटल असेट्स को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो उसका मतलब माना जाएगा सब्सटेंशियली ड्राइव हो रही है वैल्यू इंडियन असेट्स से। क्लोज सेकंड पे आते हैं। अभी हमने क्लोज 1 किए, पूरे तीनों पढ़ लिए। हम पढ़ रहे हैं डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया। क्लोज सेकंड बोलता है सैलरी अर्नड फॉर सर्विसेज रेंडर इन इंडिया। किसी भी पर्सन ने सर्विसेज इंडिया में रेंडर करी तो उनको जो सैलरी मिल रही है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया। कोई इंडिया के सिटीजन है, सॉरी इंडिया के सिटीजन हैं जो आउटसाइड इंडिया गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने उनको आउटसाइड इंडिया जॉब करने के लिए भेजा गया, उनको गवर्नमेंट से सैलरी आती है लेकिन वो आउटसाइड इंडिया रहते हैं, तो उनको जो सैलरी मिल रही है वो हमेशा इंडिया में टैक्सेबल होगी, इंडिया में अक्रूवलाइज होगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी। डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी, मान लो किसी नॉन रेजिडेंट को आईटीसी लिमिटेड ने डिविडेंड दिया तो वो जो डिविडेंड है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। तीन क्लोज देख लिए, इन 4 क्लोज देख लिए हमने, जिसमें 2 क्लोज, एक क्लोज ऐसा था कि जो इनकम आपको आउटसाइड इंडिया हो रही है लेकिन वो या तो किसी बिजनेस कनेक्शन से हो रही है इंडिया में, या किसी असेट प्रॉपर्टी या फिर सोर्स से हो रही है जो इंडिया में, या कोई ऐसी कैपिटल असेट से हो रही है जो इंडिया में सिचुएटेड है, या कोई ऐसी कैपिटल असेट जो ड्राइव करती है अपनी वैल्यू इंडिया में सिचुएटेड असेट से। तो उन केसेस में हम आपकी आउटसाइड इंडिया में एक्रूवलाइज वाली इनकम को भी इंडिया में एक्रूवलाइज मान लेंगे। सेकंड, आपको सैलरी मिल रही है इंडिया के अंदर सर्विसेज रेंडर करने की, तो भी ये इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद नॉन रेजिडेंट को अगर सैलरी मिल रही है, नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया का सिटीजन है और आउटसाइड इंडिया वो सर्विसेज रेंडर कर रहा है सैलरी और उसको सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट से, वो टैक्सेबल हो जाएगी, आपकी एक्रूवलाइज होगी इंडिया में। उसके बाद इंडियन कंपनी से नॉन रेजिडेंट को अगर डिविडेंड मिल रहा है तो वो हमेशा डीम्ड टू बी एक्रूवलाइज इन इंडिया माना जाएगा। उसके बाद सेक्शन 9 के क्लोज 5, 6, 7, 8 अगर नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है, किससे? अगर नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मिल रहा है, ये 5th क्लोज है, ये 6th क्लोज है और ये 7th क्लोज है, ये 8th क्लोज है। अगर नॉन रेजिडेंट को 3 चीज़ें मिल रही हैं, तो इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मिल रही है, तो किस किस से मिल रही है? या तो इंडियन गवर्नमेंट से मिल रही है, या फिर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया से मिल रही है, या फिर नॉन रेजिडेंट से मिल रही है। 3 पर्सन से मिल रही है तो वो इंडिया में एक्रूवलाइज मान ली जाएगी, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। लेकिन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया से 2 एक्सेप्शन है। अगर जो मनी बोरोड है, मान लो मनी बोरोड है एंड टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी जो यूटिलाइज हो रही है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया हो रही है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में ये माना जाएगा आउटसाइड इंडिया। उसके बाद अगर कोई मनी बोरोड, दूसरी एक्सेप्शन है, अगर कोई मनी बोरोड की गई है या फिर जो टेक्निकल सर्विसेज है या रॉयल्टी की सर्विसेज है वो यूज़ हो रही है फॉर मेकिंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया हो रही है, तो उस केस में भी वो टैक्सेबल नहीं होगी, एक्रूवलाइज इन इंडिया नहीं होगी। ये सारी इनकम किसको मिल रही है? नॉन रेजिडेंट को मिल रही है, रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट को ये सारी चीज़ें मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिल रही है, पर्सनल रेजिडेंट इन इंडिया से मिल रही है, गवर्नमेंट से मिल रही है, नॉन रेजिडेंट से मिल रही है। नॉन रेजिडेंट से मिल रही है लेकिन वो टैक्सेबल कब होगी? अगर वो मनी बोरोड, जो उसने मनी, जो पैसा उधार लिया या फिर जो सर्विसेज या फिर रॉयल्टी का जो यूज़ करी वो इंडिया में बिजनेस करने के लिए करी, या फिर इंडिया से कोई इनकम उसका सोर्स क्रिएट करने के लिए करी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ये नॉन रेजिडेंट है, इसको 3 केस पढ़े हमने। एक तो इंडियन गवर्नमेंट से इसने लोन दिया, दूसरा केस इसने
रेसिडेंट को लोन दिया और नॉन रेसिडेंट को लोन दिया। अब मान लो इसको इंटरेस्ट आ रहा तीनों से, तो उस केस में कौन कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा? अगर नॉन रेसिडेंट ने मोदी जी को लोन दिया, उस केस में क्या होगा, इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो डीम टू बी अक्रूवलाइज्ड इन इंडिया, इसके हाथ में मान लिया जाएगा। उसके बाद नॉन रेसिडेंट ने किसी रेसिडेंट को, इंडिया के रेसिडेंट को लोन दिया, तो वो लोन से जो उसको इंटरेस्ट की इनकम आएगी वो इंडिया में अक्रूवलाइज मान ली जाएगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर जो ये रेसिडेंट बंदा है ये उसने लोन लिया है उसके पैसे को यूज़ करता है किसी भी बिजनेस प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया के लिए, या फिर कोई ऐसा सोर्स क्रिएट करने के लिए जो इंडिया के बाहर है, किसी ऐसे सोर्स की इनकम के लिए जो आउटसाइड इंडिया है। मान लो इस नॉन रेसिडेंट ने इससे पैसा लिया और किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो उस केस में जो ये शेयर्स खरीदे इसने, तो इसको इंटरेस्ट की इनकम जो होगी वो अक्रूवलाइज इंडिया में नहीं मानी जाएगी। और उसके बाद थर्ड केस, एक नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को लोन दिया और ये नॉन रेसिडेंट उसको इंटरेस्ट दे रहा है, तो जो मनी बोरो अगर उसने करी है, अगर ये नॉन रेसिडेंट इस पैसे को इंडिया में इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस प्रोफेशन में कर देता है इन्वेस्ट, और वहाँ से कोई इनकम आती है, इन्वेस्ट कर यूज़ कर लेता है, तो जो इसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये टैक्सेबल हो जाएगा, इंडिया में अक्रूवलाइज हो जाएगा। सेम केस रॉयल्टी के लिए, फीस के लिए, टेक्निकल सर्विस के लिए। सेम एग्जाम्पल, लास्ट क्लोज 8 बोलता है इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया being any sum of money paid without consideration by a person resident in India to a non-corporate, non-resident foreign company or to a resident and not ordinary resident where aggregate of such sum exceed rupees 50,000। अगर कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन को या फिर नॉन रेसिडेंट कंपनी को या फिर रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को कोई भी सम देता है जो 50,000 से एक्सीड करता है विदाउट कंसिडरेशन, मतलब गिफ्ट कर देता है, तो उस केस में जो उसको डीम टू बी अक्रूवलाइज्ड इन इंडिया माना जाएगा। ये जो इनकम होगी नॉन रेसिडेंट को या फॉरेन कंपनी को, ये डीम टू बी अक्रूवलाइज्ड इन इंडिया मानी जाएगी।